हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। और आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। तो जितने भी मेनली इंपॉर्टेंट कितने 16 महाजनपद थे, तो उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इनका राइज कैसे हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा 7वां लेक्चर है आज। इसके पहले हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म डिस्कस किया हुआ था, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं ऊपर कार्ड में डाल दे रहा हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर देयर राइज ऑफ महाजनपद। तो सबसे पहले हम रीजंस पढ़ेंगे कि महाजनपद का जो राइज है वो क्यों हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, महाजनपद की साइट्स। तो इन साइट्स में हम हर एक साइट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे और कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके लिए प्री से रिलेटेड या प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम ये पढ़ेंगे 16 की 16 महाजनपद के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले रीजन से कि क्यों महाजनपद इतना बड़े। सबसे जो पहला रीजन है, प्राइमरी रीजन है या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन। तो जो आयरन का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आप सभी को पता है, आप सभी ने अगर लेटर वैदिक का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें बताया था मैंने कि लेटर वैदिक के टाइम से क्या है, आयरन का यूज क्या है, बढ़ना शुरू हो गया था। तो आयरन का यूज महाजनपद कब आया है, लेटर वैदिक के बाद ही आया है, यानी कि 600 बीसीई से 400 बीसीई के बीच में है ये महाजनपद का जो टाइम है वो। तो उस समय क्या हुआ, जो आयरन का यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गए। किस किस फील्ड में हुए, तो देखिए, एक तो सबसे पहले वेपन्स। तो वेपन्स थे वो भी अब आयरन के, पहले क्या होता था, स्टोन के वेपन्स बनाए जाते थे या लकड़ी के बनाए जाते थे, बट अब क्या है, आयरन के बनाने लग गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, जो मिलिट्री या वॉरियर्स जो थे, वॉरियर जो क्लास थी, उसका भी रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया था। तो महाजनपद का राइज क्यों हुआ, क्योंकि वॉरियर क्लैन, वो जो वॉरियर क्लास थी वो इंपॉर्टेंट होने लग गई थी। क्यों, क्योंकि आयरन वेपन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था। दूसरा क्या हुआ था आयरन के यूज से, तो देखिए, जो एग्रीकल्चर था वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आने लग गया था। क्यों आने लग गया था, क्योंकि जो टूल्स पहले यूज हुआ करते थे, वुडन प्लफ या फिर कॉपर के जो टूल्स हुआ करते थे, वो अब आयरन में कन्वर्ट हो गए थे, वो अब आयरन के बनने लग गए थे। तो जिससे क्या है, उनका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो और भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाने लग गए थे, और जब ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाने लग गए तो उसके बाद क्या हुआ, तो क्या है, अब देखिए, कंजप्शन तो उनका कम था बट फूड ग्रेन्स ज़्यादा थे। तो क्या होने लग गया कि जो प्रिंस थे या जो राजा थे या जो किंग थे, उन लोग क्या करने लग गए, जो एक्स्ट्रा जितना भी अनाज था या फूड ग्रेन्स थे वो अब ये टैक्स के तौर पे लेने लग गए उनके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो इससे क्या डेवलप हुआ, तो इससे क्या इम्प्रूव होता है, तो इससे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री जो नीड्स हैं प्रिंसेस की, वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो क्या है, एक तरीके से किंगडम्स भी चालू हो गए थे, कब से, महाजनपद के टाइम से, यानी कि लेटर वैदिक के बाद। क्यों हो गए थे, क्योंकि आयरन का यूज ज्यादा हो गया था। तो मेन जो कारण है इनके राइज का, वो है क्या है, वो आयरन का यूज ही है। इसका मतलब है जो आयरन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टाइम। इसी के कारण क्या हुआ, आयरन के यूज के ही कारण अब देखिए किंगडम्स बनने लग गए। किंगडम्स बनने लग गए तो क्या, लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिए। मतलब आपने सुना होगा, सन ऑफ द सॉइल एक थ्योरी होती है, जहाँ पे मतलब क्या होता है कि किसी के लिए भी उसकी जो जमीन है या जो उसकी टेरिटरी है या जो मातृभूमि है वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो गया था अब लेटर वैदिक पीरियड के बाद से। क्यों हो गया था, क्योंकि वहां पे अब सेटलमेंट शुरू हो गए थे, किंगडम्स बनने शुरू हो गए। तो क्या हो गया, लोग वहां पे एक जगह पर सेटल होने लग गए, और जिस जगह पे वो सेटल होने लग गए थे अब उनको उस जगह की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उनके लिए। तो क्या हो गया था, सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम से शुरू हो गया था। जिसके कारण क्या हुआ, जो पहले जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते थे अब वो बड़े होने लग गए। तो गाइस, ये थे रीजंस कि महाजनपद क्यों बढ़े। अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ लेते। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो था अंगा। अंगा महाजनपद। इसका कैपिटल क्या था, तो इसका कैपिटल था चंपा। और ये कहाँ लोकेटेड था, तो ये लोकेटेड था मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के आसपास के एरिया में। ये चंपा जो था उसका कैपिटल वो रहा। तो हम देख लेते हैं एक बार मैप में भी। तो देखिए, यहाँ पे ये है अंगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो अंगा है वो इस रीजन में फैला हुआ था। ठीक, तो ये जो अंगा जो महाजनपद है वो इस रीजन में फैला हुआ था। इसका कैपिटल यहाँ कहीं था चंपा। तो आप ये देख सकते हैं। और इसका हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले, तो इसके एविडेंसेस हमें मिला है कि महाभारत और अथर्ववेद में इसके बारे में बोला गया है। मतलब इधर पे टेक्स्ट, महाभारत टेक्स्ट या अथर्ववेद टेक्स्ट में इनके जो अंगा महाजनपद है उसके बारे में भी पढ़ने को मिला है। और अब देखिए अगली बात क्या है इसमें, तो अंगा जो था
वो बाद में मगध एम्पायर के अंदर आ गया था। बिम्बिसार ने इसको जीत लिया था। ठीक है, बिम्बिसार ने इस पर अपनी जीत हासिल कर ली थी। कौन से महाजनपद पर? अंगा। तो अंगा किसके अंदर आ गया था बाद में? वो आ गया था मगध के अंदर आ गया था। तो देखिए अब इसका लोकेशन है बिहार और वेस्ट बंगाल के पास, तो वो अब मैं आपको बता सकता हूँ मैप में। ये यहाँ पर अंगा है, ये लिखा है अंगा। ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे बॉर्डर है और ये बिहार, तो ये दोनों के बीच में था। चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट है हमारे पास मगध। ये सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है और आगे चल के भी इसका ही सबसे ज्यादा राइज हुआ है या फिर इसका ही सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। तो इसके बारे में हमने अलग से एक लेक्चर बनाया है जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मगध के बारे में, उसके राजाओं के बारे में, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। तो देखिए हम अभी देखते हैं मगध के बारे में कुछ चीजें। इसका कैपिटल क्या था? तो इसका कैपिटल था राजगीर। और इसकी लोकेशन कहाँ थी राजगीर की? तो वो गया और पटना के पास था इसका कैपिटल। और ये मेनली जो मगध जो महाजनपद है वो कहाँ था? तो हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मगध है, ये राजगीर है, तो यहाँ पे इसके आसपास था ये महाजनपद मगध। देखिए अब देखते हैं हम अगला क्या है कि इसका हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले मगध के? तो उसके मिले अथर्ववेद से मिले हैं, जहाँ पे क्या बताया गया था कि जो मगध है वो क्या है, एक सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन है। इसका मतलब कि सब लोग, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो सभी के सभी ब्राह्मणिकल नहीं है, और अदर रिलीजन भी है। क्यों? क्योंकि बाकी जो रिलीजन थे जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म वो भी मगध से ही राइज हुए थे। मगध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी थी जैनिज्म और बुद्धिज्म की, तो इसलिए ये क्या था, एक सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन था यहाँ पर। अगला देखते हैं हम। देखिए ये कहाँ था? तो बिहार में था। मैंने अभी आपको मैप में दिखाई था, ये रहा मगध, ये यहाँ पे बिहार है। बिहार में था मगध, जस्ट किसके पास में? अंगा के पास में, जिसको बाद में क्या किया था, इन्होंने मगध ने जीत लिया था। तो हम देखते हैं अब अगला क्या है। तो देखिए सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, आप सभी को पता है कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में हुई थी, जो कि इसका कैपिटल है मगध का। तो सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल भी मगध में ही हुई थी। तो यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का ही इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास है कौन सा? काशी। अगला है महाजनपद काशी। इसका कैपिटल काशी ही है या फिर वाराणसी कहते हैं इसको। वाराणसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, जो सिटी है ये दो रिवर से के पास में है, यानी कि वरुण और असी, ये दो रिवर्स हैं, इनके पास में है। इनका उल्लेख या फिर इनके बारे में कहाँ बताया गया? तो मत्स्य पुराण में काशी महाजनपद के बारे में बताया गया है। चलिए हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा काशी, ये यहाँ पर है वाराणसी के पास में, तो ये है काशी यहाँ पर। अगला महाजनपद है हमारे पास वत्स। अगला महाजनपद है वत्स, जिसका कैपिटल है कौशाम्बी। इसकी हम लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वत्स की लोकेशन है ये यहाँ पर, सदर्न यूपी के आसपास है। ठीक। तो हम देखते हैं अब इसके बारे में। तो देखिए वत्स को क्या कहते हैं? वमसा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी? मोनार्कियल फॉर्म थी, मतलब यहाँ पे राजा होता था वो भी हेरिडिटी के थ्रू। का मतलब एक ही पर्सन का रूल होता था। मोनार्की मतलब एक ही पर्सन का रूल होना। तो यहाँ पे क्या था? एक ही पर्सन का रूल था, एक ही किंग का रूल था। आपको लोकेशन से दिख ही गया होगा कि जो वत्सा है वो क्या है, बिल्कुल बीच में है, बाकी सभी किंगडम्स के लगभग बीच में ही है। तो ये क्या था, एक सेंटर भी था ट्रेड के लिए, कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के बीच में ट्रेड कहाँ से होता था? वत्सा किंगडम से होकर ही जाना पड़ता था, या वत्सा महाजनपद से होकर ही जाना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ का ट्रेड भी बहुत अच्छा था, ट्रेड और बिजनेस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देखिए उदयन जो थे, यहाँ के रूलर थे, वत्सा किंगडम के, जो वत्सा महाजनपद के जो रूलर थे वो उदयन थे। उन्होंने क्या किया था, जो स्टेट रिलीजन था उस वो बुद्धिज्म डिक्लेयर कर दिया था। मतलब कि जो वत्सा का जो स्टेट रिलीजन था वो कौन सा था? बुद्धिज्म था। जो वत्सा है वो अभी कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास लोकेटेड है। आपको मैप में दिख ही चुका होगा, ये इलाहाबाद के पास लोकेटेड है। चलिए हम अगला देखते हैं। हम अगला हमारे पास महाजनपद है कौशाला। अगला है कोसाला। तो ये कहाँ पर है? तो ये अभी अवध रीजन के आसपास है। और इसका कैपिटल क्या है था? तो इसका कैपिटल था श्रावस्ती। का कैपिटल था श्रावस्ती। मैप में एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा कोशाला और ये श्रावस्ती। तो ये नॉर्थन यूपी में आसपास था कोशाला, जिसका कैपिटल क्या था? श्रावस्ती। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं अब थोड़ा सा। देखिए जो फेमस किंग थे प्रसेनजीत, वो भी इसी महाजनपद से बिलोंग करते थे। और इन्होंने बाद में जो किंग, इनका जो महाजनपद है
कि उसका जो एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने बाद में मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया था मगध के राजा बिंबिसार के साथ। मतलब इन्होंने अपनी बहन की शादी मगध के राजा बिंबिसार से करवा दी थी, ताकि जो अलायंस है उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रसेनजीत जो किंग थे वो कौन से महाजनपद से रिलेटेड थे, तो वो थे कौशाला महाजनपद से रिलेटेड। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास शौरसेन। शौरसेन महाजनपद, इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल था मथुरा। ये कहाँ लोकेटेड था? तो वेस्टर्न यूपी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा शौरसेन, ये है मथुरा, तो यहाँ पर ये लोकेटेड था। ओके, तो शौरसेन आपको पता ही हो गया, मथुरा में था, वेस्टर्न यूपी में था। अगला हम देखते हैं इसमें क्या है, तो ये देखिए, दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगास्थीन। जब मेगास्थीन आया था तब ये जो प्लेस थी, मथुरा जो प्लेस थी, वो कृष्णा वर्शिप का एक सेंटर थी। यहाँ पर कृष्ण की वर्शिप बहुत ज़्यादा होती थी। आप सभी को पता है मथुरा में आज भी कृष्ण जी की ही सबसे ज़्यादा वर्शिपिंग होती है। और यहाँ पे मत बुद्ध का भी बहुत ज़्यादा फेलोशिप थी, या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे बुद्धिज़्म के भी। आप सभी को पता होगा मथुरा एक स्कूल भी था, बुद्धिज़्म का एक स्कूल था, जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और बहुत से आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें भी बनाई जाती थी। तो शौरसेन के बारे में ये है कि मथुरा उसका कैपिटल है और कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न यूपी में लोकेटेड है। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा है हमारे पास महाजनपद? तो अगला महाजनपद है पंचाल। अगला महाजनपद है पंचाल। तो ये देखिए, पंचाल जो है इसकी लोकेशन आप देखिए यहाँ पर है। ओके, नॉर्थन यूपी में है। तो ये जो था, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थन पंचाल और सदर्न पंचाल। दोनों के कैपिटल्स भी अलग अलग थे। तो देखिए, जो नॉर्दर्न पंचाल था उसका कैपिटल था अहिछत्र, और जो सदर्न का पंचाल था उसका कैपिटल क्या था? कंपिलय। उसका कैपिटल था कंपिलय। तो ये दोनों के कैपिटल्स भी अलग अलग थे, बट महाजनपद एक ही था। तो ये कहाँ पर था? तो वेस्टर्न यूपी या फिर नदर्न यूपी में था। ये आपको दिख रहा होगा, या नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में। बाद में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था? मोनार्की हुआ करती थी, मतलब एक ही पर्सन का रूल हुआ करता था। बट बाद में इसे रिपब्लिक कर दिया गया, मतलब लोगों के द्वारा राजा चुना जाता था, या जो नोबल्स होते थे उनके द्वारा राजा चुना जाने लग गया था। कहाँ पर? पंचाल में। मतलब पहले मोनार्की थी, बाद में क्या हुआ? वो रिपब्लिक स्टेट या रिपब्लिक महाजनपद बन गया। अगला है हमारे पास महाजनपद क्या है? कुरु। ये बहुत फेमस है, ये कुरुक्षेत्र एरिया के पास है। महाभारत जहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में ही हुई थी महाभारत, और ये उसी एरिया के पास है। इसका कैपिटल क्या था? तो इसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ था, जो अभी इस समय में दिल्ली के आसपास है, मेरठ या दिल्ली के पास में है जो। तो ये देखिए, आप कुरुक्षेत्र रीजन के आसपास था, तो इसका आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो ये रहा कुरु, ये रहा इंद्रप्रस्थ, ये इसका कैपिटल था कुरु का। तो ये इस रीजन में था, मतलब हरियाणा दिल्ली वाले रीजन में, मॉडर्न हरियाणा दिल्ली के रीजन में। और यहाँ पे गवर्नेंस किस टाइप की थी? तो यहाँ पे थी रिपब्लिक फॉर्म थी। का मतलब है यहाँ पे राजा चुना जाता था, ना कि हेरिडिटी या फिर नॉमिनेट किया जाता था। तो यहाँ पे क्या था? रिपब्लिक गवर्नेंस थी। देखिए, बहुत सारे जो 16 महाजनपद है उनमें से बहुत सारे महाजनपदों में जो गवर्नेंस थी वो ज़्यादातर क्या थी? रिपब्लिक ही थी। कुछ ही में थी मोनार्की, बट ज़्यादातर में क्या थी? रिपब्लिक थी। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास महाजनपद है मत्स्य। अगला महाजनपद क्या है? मत्स्य। ये कहाँ पर था? तो ये जस्ट पंचाल के वेस्ट और कुरु के साउथ में था। आप मैप में देख लीजिए कहाँ था। ये देखिए, पंचाल के वेस्ट में था और कुरु के साउथ में, यानी कि ये मत्स्य आपको दिख रहा होगा, जयपुर के आसपास था। तो देखिए, इसका कैपिटल क्या था? विराटनगर। ये आप याद रखिएगा, ये फ्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके कैपिटल याद रखिएगा और लोकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाजनपद के लिए। तो जो कैपिटल था वो क्या था? वो था विराटनगर। और ये कहाँ पे लोकेटेड था? तो ये जयपुर के आसपास लोकेटेड था। अगला है हमारे पास, अगला कौन सा महाजनपद है? छेदी। अगला महाजनपद है छेदी। ये कहाँ पे इसके जो एविडेंसेस वो मिले हैं, वो ऋग्वेद से मिले हैं हमें। ऋग्वेद में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, छेदी महाजनपद के बारे में। इसका कैपिटल था सोथिवती, जिसे आज के समय में विदिशा बोलते हैं, मतलब विदिशा के आसपास इसका कैपिटल था। और ये कहाँ पे था? बुंदेलखंड रीजन के आसपास। देखिए, हम मैप में देख लेते हैं एक बार। ये रहा छेदी, यहाँ पर ये जो है बुंदेलखंड रीजन है, और ये जो है विदिशा, यहाँ पर इसका कैपिटल है। छेदी कहाँ था? ये एमपी और यूपी के कुछ पार्ट्स में था, पूरा फैला हुआ था। तो ये था छेदी के बारे में। तो इसका कैपिटल विदिशा था और बुंदेलखंड रीजन में था। अगला हम देखते हैं, अगला महाजनपद है हमारे पास अवंती। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, अवंती। ये क्या था? तो देखिए, इसका कैपिटल था उज्जैनी या महिष्मती। इसका कैपिटल क्या था? उज्जैनी या महिष्मती। और ये कहाँ सिचुएटेड था? तो ये था मालवा और मध्य प्रदेश में।
मतलब मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है वहाँ पर ये सिचुएटेड था। मैप में देख सकते हैं, ये देखिए ये अवंती है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड था। इसका कैपिटल ये उज्जैन या महिष्मती यहाँ पे था, नर्मदा नदी के नॉर्थ में। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो था अवंती, वो बुद्धिज्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला अवंती महाजनपद में। अगला महाजनपद है हमारे पास गंधार। अगला महाजनपद क्या है? गंधार। ये पाकिस्तान में था, इसका कैपिटल था तक्षशिला। इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है किसमें? अथर्ववेद में। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड थे वॉर के लिए। यहाँ के लोग वॉर के लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड थे, मतलब वॉरियर क्लास जो थी यहाँ पर गंधार में, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड थी। और इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती थी इस महाजनपद के द्वारा। मतलब अब आप देख ही सकते हैं इसकी लोकेशन के हिसाब से। देखिए इसकी लोकेशन थी यहाँ पर, गंधारा यहाँ पर है, तक्षशिला ये उसका कैपिटल, मतलब पाकिस्तान के पास। तो अब यहाँ पे आपको पता ही है मेसोपोटामिया वगैरह था, पर्शियन साइड था, तो पर्शियन से इन लोग का ट्रेड भी होता था, इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत होती थी गंधारा में। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास है कौन सा? कंबोज। अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज। इसका कैपिटल था पूंछ। और ये कहाँ पे है? तो कश्मीर और हिंदू कुश के पास है, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ये कंबोज, तो कैपिटल है पूंछ। और ये कहाँ पर है? जो हिंदू कुश, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज है और यहाँ पे हिमालय, तो इनके आसपास ये पूरा महाजनपद था। तो और ये कैसा था? तो ये था रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी यहाँ पर। यहाँ पे कैसी थी? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कंबोज में। अगला है हमारे पास महाजनपद क्या है? अशाका या फिर अशमाक। अशमाक या फिर अशाका, ये महाजनपद है अगला। इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल था प्रतिष्ठान और पैठन। इसका कैपिटल था प्रतिष्ठान और पैठन। और ये कहाँ लोकेटेड था? तो ये लोकेटेड था बैंक ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। देखिए आप मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा अशाका और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोदावरी रिवर के बैंक में, यानी कि गोदावरी रिवर के किनारे। इसका कैपिटल क्या था? प्रतिष्ठान या फिर पैठन। तो अगला हम देखते हैं, अगला है हमारे पास, अगला महाजनपद है वज्जी। अगला महाजनपद है वज्जी, जिसका कैपिटल था वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में मगध में मिल गया था, मतलब मगध के जो राजा लोग थे उन्होंने इसे जीत लिया था वैशाली को। 16 साल चली थी वो वार, जिसमें वैशाली को बाद में मगध के अंडर कर लिया गया था। देखिए यहाँ मेन क्या था, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी। इस एक महाजनपद में बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, जैसे लिच्छवी, विदहांस, ज्ञात्रिकास और वज्जीस। ये जो 4 ट्राइब थी मेनली, ये यहाँ पर ही रहती थी इसी महाजनपद के अंदर। तो इसकी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी लोकेशन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ कहीं था, ये वैशाली है, तो ये यहाँ कहीं था, ये विदेहा के आसपास था क्या? वज्जी। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्या है? ये लास्ट है हमारे पास, 16वां महाजनपद जो है क्या है? मल्ला। अगला महाजनपद है मल्ला। अब देखते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए इसका कहाँ से एविडेंसेस मिले हैं? तो इसके बुद्धिस्ट और जैन के टेक्स्ट से भी मिले हैं और महाभारत से भी मिले हैं इसके बारे में एविडेंसेस। मतलब महाभारत और बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं उनमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी यहाँ पर। और इसका कैपिटल क्या था? कुशीनगर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश में और देवरिया में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पर, ये रहा मल्ला, तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, यहाँ कहीं कुशीनगर है, तो ये यहाँ पर यूपी में लोकेटेड है। तो गाइस ये थे हमारे आज का लेक्चर। यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया महाजनपद के बारे में। अब देखते हैं हम कल क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मगध डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मगध, कि मगध का जो राइज है वो कैसे हुआ। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं हर्यंक डायनेस्टी के बारे में, हर्यंका डायनेस्टी के सारे रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, उनके रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नंद डायनेस्टी के रूलर्स और नंद डायनेस्टी के बारे में। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मगध का जो इतनी ज़्यादा सक्सेस थी या इतना ज़्यादा एक्सपेंशन था, उसके रीजंस क्या क्या थे। अलग अलग फील्ड में अलग अलग रीजंस, हम अलग अलग फैक्टर्स हम देखेंगे। और इसमें हम मैंने एक चीज़ इंक्लूड करना नहीं हूँ, वो है फॉरेन इन्वेजन। उसका लेक्चर मैं अलग से आपको दे दूंगा कि जो प्री मॉरियन एज में जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था या फिर जो पर्शियन इन्वेजन हुए थे या ग्रीक के इन्वेजन हुए थे, वो हम अलग से एक छोटे से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने आज पढ़े हैं महाजनपद। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा अंगा महाजनपद,
काम करते हैं, हम मैप से ही रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़े थे कौन सा, अंगा महाजनपद, जिसका कैपिटल था चंपा, जिसका कैपिटल था चंपा, और ये वेस्ट बंगाल और बिहार के पास में था। अगला हमने पढ़ा मगध, जिसका कैपिटल था राजगीर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, काशी, उसका कैपिटल क्या था, वाराणसी। मल्ला पढ़ा था हमने, जिसका कैपिटल क्या था, उसका कैपिटल क्या था मल्ला का, कुशीनगर। ओके, मल्ला का कैपिटल था कुशीनगर। और जो ये विदेहा या फिर वज्जी है, उसका कैपिटल क्या था, वैशाली। फिर हमने पढ़ा ये अशाका, सबसे सदर्न मोस्ट महाजनपद था, जो कि गोदावरी रिवर के किनारे था, इसका कैपिटल क्या था, प्रतिष्ठान या पैठन। फिर हमने पढ़ा छेदी, ये बुंदेलखंड रीजन में था और इसका कैपिटल था विदिशा। अवंती पढ़ा हमने, जिसका कैपिटल था उज्जैन, और महिष्मती ये मालवा रीजन में था। और हमने पढ़ा मत्स्य, ये कहाँ, जयपुर के पास में था। मत्स्य हमने पढ़ा कुरु, जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ था, और ये दिल्ली और महाराष्ट्र के दिल्ली और हरियाणा के आसपास के रीजन में था। फिर हमने पढ़ा पंचाल, उसका कैपिटल क्या था, पंचाल का कैपिटल क्या था, चलिए आप देख के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला हमने पढ़ा कोशाला, कोशाला का क्या था कैपिटल, श्रावस्ती, और ये किस रीजन में है, तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में है। और हमने पढ़ा वत्स, जिसका कैपिटल था कौशाम्बी। फिर हमने पाकिस्तान में कौन कौन से पढ़े, तो पाकिस्तान में हमने पढ़ा गंधारा, जिसका कैपिटल था तक्षशिला। और फिर हमने पढ़ा कंबोज, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है, या फिर हिंदू कुश और हिमालयन रीजन के पास है, इसका कैपिटल था पूंछ, ये भी हमने पढ़ा। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा क्या, मगध, जिसका कैपिटल था राजगीर, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट हो मेरे किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस न्यूज पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।